ओके, सो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले. द फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 6.6. In question number 6.6 is given the reaction A plus B gives C plus D plus Q is found to have positive entropy change. The reaction will be. तो देखो सबसे पहले आपको रिएक्शन का टाइप समझना है. तो रिएक्शन में देखो हमें दे रखा है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी प्लस क्यू. इसका मतलब इस प्रोसेस में हीट रिलीज हो रही है. तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव हो गया क्योंकि प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज हो रही है. एंड दैट क्वेश्चन इज गिवन दैट एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव. तो हमारे पास केस हो गया डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव. अब आपको पता है कि स्पॉन्टेनिटी कैसे डिसाइड होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच. अब डेल्टा एच देखो नेगेटिव दे रखा है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो माइनस टी डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा, तो टोटल वैल्यू नेगेटिव हो गई. अब आपको पता है डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब ये पॉसिबल एट ऑल टेम्परेचर हो जाएगी. दिस इज पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, यानी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस का केस हो गया. ठीक. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6.8. In question number 6.8 is given the reaction cyanamide is with dioxygen was carried out in the bomb calorimeter and delta U is found out to be minus 742.7 kilojoule per mole. Calculate the enthalpy change for this reaction at 298 Kelvin. आपको रिलेशन पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एच जी आर टी, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर से जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो वैल्यू एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है. तो आपको एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है माइनस 742.7 किलो जूल पर मोल. जो रिएक्शन दे रखी है हमारे पास NH2Cl प्लस 3/2O2, इससे हम नाइट्रोजन गैसियस बना रहे हैं, CO2 गैसियस बना रहे हैं और वाटर लिक्विड फॉर्म कर रहे हैं. तो इस रिएक्शन का अगर आप डेल्टा Ng कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा Ng इज नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट विच इज 2 माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट विच इज 2.5. तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.5. वाटर लिक्विड है, उसे काउंट नहीं करना था. इसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एच जी आर टी. डेल्टा एच की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. डेल्टा ई इज माइनस 742.7, डेल्टा एन जी इज माइनस 0.5, आर की वैल्यू 8.31, टेम्परेचर इज गिवन टू यू 298 केल्विन. इसको बाई 1000 कर दीजिए क्योंकि पहली वाली वैल्यू किलो जूल्स में है. इतने किलो जूल पर मोल आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर रिपोर्ट करिए. ठीक है, ये आपका आंसर सॉल्व होकर आएगा माइनस 743.93 किलो जूल पर मोल. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इट्स गिवन कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 ग्राम at 10 degree Celsius to ice to at minus 10 degree Celsius. Calculate the enthalpy change of freezing of 1 mole of water at 10 degree Celsius to ice at minus 10 degree Celsius. Enthalpy of fusion given है, वाटर का Cp given है और सॉलिड वाटर का Cp given है. तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आपने 10th क्लास में काफ़ी किए हुए हैं. उसमें लॉजिक क्या होता है, देखो जो 1 मोल वाटर है हमारे पास, पहले उसका टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस. तो फ्रीजिंग कराने के लिए पहले 1 मोल वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे. फिर वाटर का टेम्परेचर बिना चेंज हुए उसकी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगी, तो 1 मोल ऑफ आइस फॉर्म हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे. और बाद में ये टेम्परेचर चेंज होकर 1 मोल आइस एट माइनस 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. समझ आया प्रोसीजर. तो जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है. अब इसकी स्टेप बाय स्टेप एनर्जी लिखते जाइए. तो सबसे पहले 10 डिग्री सेल्सियस वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे जाएंगे, तो इसकी अगर इंथैल्पी लिखेंगे तो आएगा एन सी पी डेल्टा टी. तो डेल्टा एच वन हो गया एन सी पी डेल्टा टी. सी पी वाटर इज 75.3 इंटू डेल्टा टी इज 10 डिग्री सेल्सियस. ये वैल्यू सॉल्व होकर आएगी 753 जूल्स. दूसरे स्टेप में इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लगेगा जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा, तो दैट विल बी मोल्स इंटू इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. ये मोल हो गया 1 इंटू इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लिखेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 6.03 किलो जूल. ठीक है. इसके बाद तीसरा स्टेप डेल्टा एच थ्री, जब स्टेट ऑफ, यहाँ पे हमने डेल्टा एच वन लिखा हुआ है, इस स्टेप में डेल्टा एच टू हो गया और इस स्टेप में डेल्टा एच थ्री हो गया. अब आइस का टेम्परेचर माइनस 10 डिग्री सेल्सियस तक चेंज करेंगे तो फिर से एन सी बी डेल्टा टी.
तो एन दे रखा है आपको 1 मोल, Cp दे रखा है 36.8 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी फिर से कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, वैल्यू कितनी आ जाएगी 368 जूल्स। समझ गए एंथैल्पी चेंज। तो पहले हमने वाटर को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस आइस ले गए, और 0 डिग्री सेल्सियस आइस से फिर -10 डिग्री सेल्सियस आइस ले गए। तो इस हर प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती चली जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी तो आप चाहो तो सब में माइनस साइन लगा लो, या डिफॉल्ट बाद में एक साथ एंथैल्पी में लिख लेना। फाइनली डेल्टा एच हो जाएगा, दैट विल बी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। क्योंकि हमें पता है कि सारे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम डायरेक्टली सम करके लिख देते हैं, या अगर साइन के साथ लिखना हो तो पहले ही सब में माइनस साइन लगाते चले जाओ। ठीक है, ये सारी वैल्यूज पहले से ही माइनस हो जाएंगी क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही होगी। तो उसका फाइनल आंसर अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा -753 -6030 -368। इतने जूल्स आ जाएगा। और किलो जूल में लिखना है तो बाद में 1000 से डिवाइड करके फाइनल आंसर रिपोर्ट करिए, बताइए कितना आ रहा है। ये आपका आंसर आ रहा होगा -7.151 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करना है दिस इज 6.12। In this question, given enthalpies of formation of CO, CO2 and N2, N2O4 are given. Find the value of enthalpy of reaction for the reaction given to you. It is N2O4 gaseous plus 3CO gaseous gives N2O gaseous plus 3CO2 gaseous. इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट रिएक्शन लिखना है अगर हमें, ये आएगा enthalpy of formation of products, enthalpy of formation of product which is let's say N2O plus enthalpy of formation of CO2 into 3 minus enthalpy of formation of N2O4 minus enthalpy of formation of CO into 3। बस वैल्यू लिख दीजिए, enthalpy of formation of product माइनस रिएक्टेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले N2O की वैल्यू दे रखी है अपने को 81, CO2 की वैल्यू दे रखी है -393 इंटू 3, N2O4 के लिए वैल्यू दे रखी है 9.7 और CO की वैल्यू दे रखी है -110। इसको सॉल्व करिए, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। आपका आंसर सॉल्व हो क्या रहा है -778 किलो जूल पर मोल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6.14। 6.14 is given. Calculate the standard enthalpies of formation of methanol liquid from the given data. तो देखो अगर मेथनॉल लिक्विड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है तो पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का फॉर्मूला लिखो, इट इज कार्बन सॉलिड प्लस 2 हाइड्रोजन गैसेस प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन गैसेस गिव्स मेथनॉल लिक्विड। इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन होगा उसी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल लिख देंगे। बोलो इतनी बात समझ आ रही पहले? क्योंकि 1 मोल मेथनॉल को हमने एलिमेंट्स प्रेजेंट इन थर्मोनाइट की मोस्ट एयरवेल एरोट्रॉपिक फॉर्म से बना दिया है। अब देखो जो हमारे पास डेटा गिवन है उस पर ध्यान से देखना शुरू करो। सबसे पहले देखो जो मेथनॉल लिक्विड की कंबशन दे रखी है उसमें CO2 गैसेस और वाटर लिक्विड फॉर्म हो रहा है, दोनों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है आपको। तो बस हम इसको डायरेक्टली उसी रिएक्शन से यूज कर लें। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है दैट इज CH3OH लिक्विड प्लस 3/2 ऑक्सीजन गैसेस gives CO2 gaseous प्लस 2 वाटर लिक्विड। इस रिएक्शन का अगर हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखेंगे ये आएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। ये वैल्यू सॉल्व होके आएगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनटू 2 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो हमारे पास ये वाली वैल्यू गिवन है -726, ये वैल्यू दे रखी है -393,
ठीक है, और ये अब देखो उसमें वैसे थोड़ा सा फॉल्ट है, ये -286 दे रखा है, और लास्ट में ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसमें फॉल्ट ये है कि जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाला रिएक्शन दे रखा है, वो एक्चुअली में इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन गैसियस लिखा हुआ है। बट चूंकि हमारे पास क्वेश्चन में और कोई डेटा है नहीं, इसलिए उसको मजबूरी में ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो दैट इज एक्चुअली अ फॉल्ट ऑफ द क्वेश्चन। समझ गया ना? मतलब एक्चुअल एग्जाम में यहाँ पे कार्बन सॉलिड होना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि जब तक ये कार्बन गैसियस रहेगा तब तक कार्बन डाइऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन गैसेस इज नॉट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैसेस। तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बट चूंकि कहीं इसमें इस क्वेश्चन में या तो कार्बन का हमको इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दिया होता, तो हम क्वेश्चन में उसको यूज़ करके सॉल्व कर सकते थे, या ये क्वेश्चन की फॉल्ट है। आप एक बार आंसर चेक कर लो, और क्वेश्चन में ये करेक्शन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा -239 किलो जूल पर मोल। बट क्वेश्चन में एक करेक्शन रिक्वायर्ड है, दैट इज कार्बन गैसेस की जगह कार्बन सॉलिड लिखना पड़ेगा, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड जो है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन गैसेस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 होता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 को हम लोग एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन गैसेस नहीं लिख सकते, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में इसको कार्बन सॉलिड कर लीजिए। उसके बाद आपने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6.16, 16th क्वेश्चन। In 6.16 it's given, for an isolated system delta U is 0, what will be delta S? तो देखो अगर हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम Q इज इक्वल टू 0 है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम Q इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, अगर Q 0 है तो ये प्रोसेस कैसा हुआ? एडियाबेटिक। इससे पता चल गया कि ये प्रोसेस कैसा है? एडियाबेटिक। ठीक है, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम Q 0 होता है, प्रोसेस एडियाबेटिक है। दूसरा इंफॉर्मेशन है डेल्टा U 0 है, तो इन केस ऑफ आइडियल गैस ये प्रोसेस आइसोथर्मल भी हो गया। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आप सीधे सीधे एंट्रोपी चेंज के बारे में इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो एंट्रोपी चेंज 0 हो जाएगा। फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि Q 0 है इसलिए एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है ऑफ एन आइडियल गैस, देखो चूंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए हमें सारी कंडीशंस मार्क करनी पड़ेंगे। फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस, एंट्रोपी चेंज जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा ये प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है तो इस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज 0 आ जाएगा। रीजन, क्योंकि Q 0 है, डेल्टा U 0 है, तो W अपने आप 0 हो गया। W अपने आप 0 हो गया तो उसका मतलब P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V में या तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है या एक्सटर्नल प्रेशर 0 है। दोनों में से कोई एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब अगर हमें जेई के हिसाब से इस चीज़ को समझना है तो दोनों केस क्लियर होने चाहिए कि अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस आइडियल गैस का फॉलो करोगे तो एंट्रोपी चेंज 0 आ जाएगा, और अगर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस करेंगे तो एक्सपेंशन होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव लिखेंगे। तो उस केस में डेल्टा एस पॉजिटिव लिखा सकता है। स्कूल एग्जाम में लिखना है तो आप डायरेक्टली डेल्टा एस पॉजिटिव लिख सकते हैं, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, डेल्टा U 0 है, Q 0 है, W भी 0 हो जाएगा। उसके बाद भी प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है तो इट शुड बी एक्सपेंशन। समझ गए? क्योंकि अगर वर्क डन 0 होगा तो पी डेल्टा V 0 हो गया। पी डेल्टा V 0 होने का मतलब या तो प्रेशर 0 होगा या डेल्टा U 0 होगा। ठीक है, अगर नो चेंज इन वॉल्यूम का केस है तो प्रेशर पे फर्क पड़ेगा, और प्रेशर एक्सटर्नल 0 है तो हमने एक्सपेंशन काउंट कर लेना है। एक्सपेंशन काउंट होगा तो एक्सपेंशन की वजह से एंट्रोपी यहाँ पे राइज करेगी। देन कम 6.17। 6.17 is given for the reaction at 298 Kelvin, 2A plus B gives C, delta H is given, delta S is given. At what temperature will the reaction become spontaneous, considering delta H and delta S to be constant over the temperature range?
तो देखो हमारे पास इक्वेशन है 2a प्लस बी गिव्स सी। इस रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा है 400 किलो जूल पर मोल और एंट्रोपी चेंज दे रखा है 0.2 किलो जूल पर मोल। अब आपको पता है स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा। तो उसने बोला है टेम्परेचर एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। तो हम पहले इसका इक्विलिब्रियम स्टेट निकाल लें। तो आपको देखो पता है कि इस केस में डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस या प्रोसेस मे बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर आएगा। मे बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर कैसे पता चला? डेल्टा एच पॉजिटिव है और टी डेल्टा एस का टर्म भी पॉजिटिव है तो माइनस टी डेल्टा एस नेगेटिव हो गया। तो उसका मतलब जब टी डेल्टा एस टर्म ओवरकम करेगा तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो प्रोसेस में भी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तो पहले वो टेम्परेचर निकाल लो जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा और उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो सबसे पहले एट इक्विलिब्रियम की स्टेट सॉल्व कर लो और फिर उससे हायर टेम्परेचर पे हमें स्पॉन्टेनिटी मिलेगी। तो एट इक्विलिब्रियम जो टेम्परेचर आएगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। डेल्टा एच है 400 किलो जूल, डेल्टा एस है 0.2 किलो जूल, राइट। ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 2000 केल्विन। तो आंसर हो जाएगा स्पॉन्टेनियस अबव 2000 केल्विन। स्पॉन्टेनियस अबव 2000 केल्विन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी इसी का उल्टा होता, डेल्टा एच नेगेटिव होता और डेल्टा एस भी नेगेटिव होता, तो यही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता बिलो दिस टेम्परेचर। तो दो केस होते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक केस होता है जिसमें डेल्टा एस पॉजिटिव है तो इट इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, और अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो स्पॉन्टेनियस में भी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर का केस होता है। तो अभी दोनों पॉजिटिव वाला केस है इसलिए स्पॉन्टेनियस अबव टेम्परेचर 2000 केल्विन होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर सही कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 6.18। क्वेश्चन नंबर 6.18 में देखो उसमें बोला हुआ है कि आपको साइन बताना है। हमारे पास इक्वेशन है 2Cl gases gives Cl2 gases, व्हाट आर द साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। तो देखो सबसे पहले डेल्टा एच का साइन अगर देखेंगे तो दो क्लोरीन एटम कंबाइन होकर Cl2 गैसेस बना रहे हैं। इसका मतलब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और बॉन्ड फॉर्म होने के प्रोसेस में आपको पता है एनर्जी रिलीज होती है। मैंने आपको बोला था अगर बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और बॉन्ड अगर फॉर्म करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस में देखो एनर्जी रिलीज हो रही होगी क्योंकि दो Cl आइटम कंबाइन होकर क्लोरीन गैसेस फॉर्म बना रहे हैं। तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा और प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो पहला ऑप्शन हो गया डेल्टा एच नेगेटिव। दूसरा देखो दो क्लोरीन एटम कंबाइन होकर एक क्लोरीन गैस बना रहे हैं, मतलब बॉन्डेड हो रहे हैं सिस्टम। तो हमने आपको बताया था केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एंट्रोपी डिक्रीज कर जाती है। ये डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच नेगेटिव का केस होगा, बोथ नेगेटिव आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। बता दीजिए। क्लोरीन का क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी इसलिए डेल्टा एच नेगेटिव। और दो क्लोरीन एटम कंबाइन होकर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो रैंडमनेस कम हो गई, एंट्रोपी डिक्रीजेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6.19 देखिए। When for the reaction 2A gases plus B gases gives 2D gases, delta U given है, delta S given है, calculate delta G for the reaction and predict whether the reaction is may occur spontaneously or not। तो देखो इसमें सबसे पहले आपको डेल्टा U गिवन है, इससे आपको पहले फाइंड आउट करना है डेल्टा H। कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT होगा। डेल्टा U अपने को दे रखा है -10.5, डेल्टा एन जी इस रिएक्शन का लिखोगे तो देखो 2 मोल गैसेस प्रोडक्ट है और 3 मोल गैसेस रिएक्टेंट है, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू हो गई -1, आर की वैल्यू 8.31। टेम्परेचर जिस पर हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है वो गिवन नहीं है तो उसको टी एज्यूम कर लो या स्टैंडर्ड स्टेट में 298 केल्विन कर लो, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। तो उसको 298 केल्विन पे चेक कर ले रहे हैं बाई 1000, ये किलो जूल में हो गया।
यहाँ से डेल्टा एच निकालने के बाद फिर डेल्टा जी कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट में यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट कर दे रहे हैं। अगर टेम्परेचर गिवन नहीं होता तो थर्मोडायनेमिक्स का स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्व कर लेते हैं। एक बार डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है उसको अप्लाई करिए और डेल्टा जी की वैल्यू बताइए, तो उससे पता चल जाएगा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। यहाँ पे देखो हमने डेल्टा जी सॉल्व करके निकाला 0.164 किलो जूल पर मोल, ये अपना आंसर आ रहा है। तो आप देख सकते हो इस रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी 298 केल्विन पे। पर ध्यान से देखो रिएक्शन का डेल्टा एच भी निगेटिव है और डेल्टा एस भी निगेटिव है, इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है अगर हम टेम्परेचर 298 केल्विन से कम कर दें। तो रिएक्शन में भी स्पॉन्टेनियस बिलो 298 केल्विन, ये इसके आगे का इंटरप्रिटेशन है। एक्चुअली बस वैल्यू चेक करनी है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया, नहीं रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6.21। 6.21 में पूछा है कमेंट ऑन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ NO गैसियस। तो हमारे पास देखो दो इक्वेशंस हैं, हाफ ऑफ N2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स 2NO गैसियस। मतलब NO का जो फॉर्मेशन प्रोसेस है उसकी इंथैल्पी जो है वो 90 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है और एंट्रोपी चेंज ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि एक मोल गैस से एक मोल गैस ही बन रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो हाफ मोल नाइट्रोजन से हाफ मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करके 1 मोल NO बना रहा है, यानी एंट्रोपी चेंज इसका लगभग लगभग जीरो है। तो इस केस में आप बता सकते हो इस रिएक्शन का डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरी सर रिएक्शन अगर डेल्टा हम एस बता देखें, दीजिए। आप हाफ मोल नाइट्रोजन गैसेस से हाफ मोल ऑक्सीजन गैसेस रिएक्ट करिए, मतलब एक मोल गैस रिएक्ट करके एक मोल गैस ही फॉर्म हो रहा है, तो एंट्रोपी में कोई बहुत मेजर चेंज आएगा ही। यस। अगली रिएक्शन में NO गैसेस की रिएक्शन हाफ ऑफ O2 गैसेस से हो रही है और इससे हम NO2 गैसेस फॉर्म कर रहे हैं। इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट रिएक्शन गिवन है -74 किलो जूल पर मोल, -74 किलो जूल पर मोल। और अगले स्टेप में देखो तो उसमें देखो हमारे पास 1.5 मोल गैस रिएक्ट करके 1 मोल गैस बना रही है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज कर रहे हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब एंट्रोपी इस प्रोसेस में डिक्रीज करेगी। तो डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस नेगेटिव का केस हो गया ये, तो इसका मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा लो टेम्परेचर में। तो इस केस में स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किस बात से डिसाइड करेंगे कि NO स्टेबल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखो NO का जो फॉर्मेशन है वो थर्मोडायनेमिकली नॉन फीजिबल है डायरेक्ट रिएक्शन से, और NO का जो कंजम्पशन है वो लो टेम्परेचर पे हो रहा है। तो अगर हम टेम्परेचर हायर कर देंगे तो फिर NO की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी सिग्निफिकेंटली गुड हो जाएगी, यानी कि उसके फॉर्म होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और कंज्यूम होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो जो NO का फॉर्मेशन है वो थर्मोडायनेमिकली नॉन फीजिबल है क्योंकि उसका डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, और NO का जो कंजम्पशन है NO2 में वो थर्मोडायनेमिकली फीजिबल हो सकता है अगर टेम्परेचर कम रखेंगे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो उसकी भी थर्मोडायनेमिक फीजिबिलिटी खत्म हो सकती है। मे बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर का केस है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन 6.22. In this question, it's given calculate the entropy change in the surrounding when 1 mole of water is formed under the standard condition and enthalpy of formation of water is given. तो देखो वाटर के फॉर्मेशन में जितनी इंथैल्पी चेंज हो रही है वो सराउंडिंग से ही तो आ रही है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हमें दे रखा है -286 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और आपको पता है कि जब वाटर जो है फॉर्म होगा, 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो उसकी जो एनर्जी दे रखी है -286 किलो जूल पर मोल है। ये जो एनर्जी है एग्जैक्टली इतनी एनर्जी सराउंडिंग, अगर इतनी एनर्जी वाटर लॉस कर रहा है तो सराउंडिंग उतनी एनर्जी गेन करी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंथैल्पी गेन्ड बाय सराउंडिंग। इंथैल्पी गेन्ड बाय सराउंडिंग कितना हो गया 286 किलो जूल पर मोल। और अब अगर हमें एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग लिखना है तो सराउंडिंग ने इंथैल्पी गेन करी 286 एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन 298 केल्विन।
इतने किलो जूल पर मोल केल्विन हमारा सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज हो जाएगी। ये सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। यहाँ से सॉल्व होने के बाद 0.95 किलो जूल पर मोल केल्विन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर एनसीईआरटी।